आज जो है रिवीजन के माध्यम से भूगोल इसके माध्यम से रिवीजन यानी वन शॉर्ट कट लंबा में शॉर्ट कट। यानी कहने का मतलब है इसका आज का कोड है, धीरे ही सही निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलती है। समझे ना? धीरे ही सही निरंतर मेहनत करने वाले को क्या होता है, अंत में परिणाम सही ही मिलता है। तो पहला ज्योग्राफी क्या है, क्या है GEORAPH यही होता है ज्योग्राफी। तो इसका जो है इसमें टॉपिक सब जो है क्या सब है टॉपिक, तो एक होता है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके बाद कृषि, उसके बाद निर्माण उद्योग, उसके बाद परिवहन संचार एवं व्यापार, बिहार कृषि एवं सम्मान, मानचित्र अध्ययन। इतना 6 चैप्टर है पूरा भूगोल में। कितना चैप्टर? 6 चैप्टर। पूरा भूगोल में कितना चैप्टर? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर आज हम पहला चैप्टर में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग यानी संसाधन। क्या क्वेश्चन पहला पूछता है? संसाधन। आओ संसाधन यानी मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तु, यानी मानव जीवन में उपयोग, मानव जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तु क्या होते हैं? वस्तु संसाधन कहलाते। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते। यानी कहने का मतलब है कि मानव की आवश्यकता को जो भी वस्तु पूरा कर सके सब क्या होगा? संसाधन। जल, पेड़ पौधा, मनुष्य, कोयला, मंदिर, भवन, ये सब क्या है? एक प्रकार का संसाधन। इसके बारे में कुछ विद्वान जो है अपना अपना मत रखा, जैसे कि जिमरमैन ने कहा, जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते, होते नहीं बनते। संसाधन क्या होता है? होते नहीं बनते। ये कथन किसका है? जिमरमैन का। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किस विद्वान ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन। महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस दोनों कथन को क्या करना है? याद रखना है कि जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद संसाधन समझ में आ गया ना? संसाधन के बारे में कौन क्या कहा, ये बात भी समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं। संसाधन भौतिक या
जैविक दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन जैविक या भौतिक दोनों क्या हो सकते, दोनों क्या होते हैं? हो सकते हैं। जैविक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। तो भौतिक संसाधन क्या होगा? तो भौतिक संसाधन, ध्यान से देखो, भौतिक संसाधन हम किसको कहेंगे? तो भौतिक संसाधन उसको कहेंगे जैसे कि भूमि, मृदा, जल। क्या? भूमि, मृदा, जल। खनिज भी लिख सकती है, खनिज। ये सब किस संसाधन में आएगा? भौतिक संसाधन। क्वेश्चन डायरेक्ट तुमसे पूछेगा क्या कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है? जैविक, भौतिक, जैविक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भौतिक होगा। क्या होगा? भौतिक होगा। तो उसके बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? दूसरा, जैविक संसाधन। किस पे? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन क्या होता है? वनस्पति, जलीय जीव। क्या होता है? वनस्पति। उसके बाद क्या होगा? और जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जो भी जीव जल में रहता है। वनस्पति मतलब जो भी पेड़ पौधा होता है, सब क्या है? एक प्रकार का वनस्पति है। तो इस बात से कंफर्म हो रहा है कि भौतिक संसाधन में क्या क्या होता है? भूमि, मृदा, जल, खनिज। उसके बाद जैविक संसाधन में क्या सब होता है? वनस्पति, जलीय जीव। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद चर्चा करेंगे। कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो। मानव भौतिक और जैविक, मानव भौतिक और जैविक, मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को, दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन उपयोगी बनाता है। क्या बनाता है? जीवन उपयोगी बनाता है। जीवन क्या बनाता है? जीवन उपयोगी बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव जो है, कोई भी संसाधन रहे, भौतिक रहे या जैविक रहे, दोनों को क्या बनाता है? तकनीकी या प्रयोगी रूप से जीवन उपयोगी बनाता है। यानी जीवन के काम आ सके। जैसे लकड़ी, लकड़ी को क्या करता है? बढ़ई जानती है ना, जो बनाता है उसको, लकड़ी को जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। वो क्या करता है? वो यही करता है कि लकड़ी है तो उसको बढ़िया से बना के चौकी बना देगा, टेबुल बना देगा, कुर्सी बना देगा। यानी उसी का रूप क्या किया? परिवर्तित कर दिया और उसका क्या किया? उपयोग किया। तो मानिए चलो कि सौंसे लकड़ी का तो उपयोग ना होगा, उसको कुछ बनाना पड़ेगा, और बना क्या करता है? उसका उपयोग करता है। उसके बाद उत्पत्ति का आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद क्या है? ये संसाधन के बारे में था। अब संसाधन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो उत्पत्ति के, किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? तो एक जैव होता है। क्या होता है? जैव। और दूसरा कौन होता है? अजैव। यानी एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव जो होता है, तो जैव संसाधन मनुष्य आता है। कौन आएगा? मनुष्य, वनस्पति। ठीक है। तो उसके बाद जो है अजैव में क्या सब होता है? जैसे कि खनिज हो गया, कोई चट्टान हो गया, या कोई धातु है। ये सब कौन संसाधन में आ जाएगा? अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पे?
ये तो उत्पत्ति का आधार पे हुआ। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 2। कौन कौन? जैव अजैव। अब बात किसका करेंगे? उपयोगिता का आधार। किसका? उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या प्रकार का? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन कौन होता है? एक जो है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा कौन होता है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन लिख देते हैं संसाधन। इसमें भी संसाधन, एक तो नवीकरणीय संसाधन होता है, दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, क्या होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वन एवं अन्य जीव या अन्य प्राणी। ठीक है, यहाँ तक। नवीकरणीय मतलब जिसका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। जिसका हम दोबारा से उपयोग करेंगे वो क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। समझ आता है? जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकेंगे वो कौन संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जिसका हम दोबारा से उपयोग नहीं करेंगे, यानी एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग उसका नहीं होगा, तो कौन संसाधन हो जाएगा? और नवीकरणीय संसाधन। जैसे हम कि कोयला पेट्रोलियम, क्या? कोयला पेट्रोलियम अगर एक बार यूज हो गया तो दोबारा क्या होगा? यूज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यानी उत्पत्ति के आधार पे भी 2, उपयोगिता के आधार पे भी 2। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन, इसके बाद किसका बात करेंगे? नवीकरणीय का। नवीकरणीय यानी नवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय क्या प्रकार का? नवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार में कौन कौन होता है? एक तो होता है सतत या पर्व, सतत या पर्व संसाधन। सतत या पर्व संसाधन। सतत या पर्व संसाधन में क्या सब आता है? तो जल, पवन। क्या आएगा? जल, पवन। ये सब नवीकरणीय का जो प्रकार है सतत पर्व संसाधन, उसका क्या होता है? उदाहरण जल, पवन। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा क्या है? जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। जैव संसाधन। जैव संसाधन में जो है वन्य और क्या हो जाएगा? वन्य जीव। वन और वन्य जीव। वन और वन्य। समझ में आ रहा है? वन और वन्य जीव। ठीक है। उसके बाद नवीकरणीय हो गया। तो अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार? अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? एक तो पुनः चक्रीय होता है। कौन होता है? पुनः चक्रीय। एक क्या होता है? पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय में कौन आ जाता है? जैसे धातु। क्या आ जाएगा? धातु। उसके बाद दूसरा क्या होता है? अचक्रीय। अचक्रीय में क्या आ जाएगा? अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। क्या आ जाएगा? जीवाश्म। अचक्रीय में क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यहाँ तक चक्रीय अचक्रीय समझ गई। उसके बाद जो है सतत प्रवाह भी समझ गई। उसके बाद क्या आता है कि स्वामित्व के आधार पर
आप किसके आधार पर चलेंगे? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? संसाधन 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो कौन कौन होता है? तो फर्स्ट जो होता है व्यक्तिगत होता है। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। अब हम व्यक्तिगत संसाधन में किसको किसको रख सकते हैं? तो जो व्यक्ति यूज करे, जो व्यक्ति यूज करे उसको व्यक्तिगत में रखेंगे। जैसे कि मान के चलो कार हो गया। कार कौन यूज करता है? व्यक्ति करता है। मोबाइल हो गया। उसके बाद जो है भूखंड हो गया। उसके बाद घर व अन्य और भी चीज का यूज करता है। अब सब लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो इतना बात ध्यान रखना। जो व्यक्ति खुद के लिए यूज करे उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा में क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक से ही पता चलता है एक से अधिक लोग जिसका यूज करें। एक से अधिक लोग जिसका यूज करें वो कौन संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जैसे चारागाह। चारागाह में एक लोग तो नहीं चराता है। चारागाह मतलब जहाँ भैंस वैंस चराता है आदमी, तो उसमें एक आदमी तो भैंस नहीं चराता है, एक से अधिक आदमी चराता है। तो क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन। चारागाह, उसके बाद भूमि, भूमि के बाद मंदिर। इतना बात काफी है। उसके बाद समझ लेना कि मतलब जिसमें एक से अधिक लोग अपना काम चलाए उसको क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे भारत एक क्या है? राष्ट्र। भारत एक राष्ट्र। तो वैसा संसाधन जो पूरे भारत के लिए काम में आए उसको हम कौन सा संसाधन कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो पूरे भारत के लिए क्या सब काम आता है? पूरे देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन, देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। यानी देश के अंदर में जो भी संसाधन हो वो कौन संसाधन में आएगा? राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर चौथा कौन होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन हम किसको रखेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित। यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था नियंत्रित करता है उसको हम कौन संसाधन कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन कंप्लीट हो। उसके बाद किसके आधार पे है? उसके बाद कुछ पॉइंट है, उसको सुनो ध्यान से। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। कौन क्षेत्र कहलाता है? यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवर्जक क्षेत्र कहेंगे। तट रेखा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर से आगे की जो भी संसाधन उसको हम कौन संसाधन कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बात किसका करेंगे? विकास के आधार।
विकास के आधार पर संसाधन क्या प्रकार का, संसाधन दो प्रकार है। क्या प्रकार है, दो प्रकार। विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार है। विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार है। कितना प्रकार है, चार। विकास के आधार पर संसाधन भी चार प्रकार के हैं। क्या प्रकार का, चार प्रकार का। कौन कौन, ये ध्यान से देख। एक है संभावी, कौन है, संभावी संसाधन। क्या है, संभावी संसाधन। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन। और तीसरा क्या है, भंडारण, भंडारण संसाधन। उसके बाद क्या है, चौथा संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन। संभावी संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन लिखना जरूरी है, समझाते हैं। वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो। यानी संभावी संसाधन वह है जिसका हम एक ऐसा समय आएगा जब बाद में अकाल पड़ेगा, तो उस संसाधन में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा संसाधन हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। जैसे हिमालय के क्षेत्र में खनिज, कौन, हिमालय के क्षेत्र में खनिज, हिमालय के क्षेत्र में खनिज। यानी भारत पे कोई मुसीबत आया तो हिमालय के क्षेत्र से हम क्या करेंगे, खनिज निकाल के बेच देंगे, उससे मुसीबत को कम कर सकते हैं। उसके बाद पवन और सौर ऊर्जा। क्या, पवन और सौर ऊर्जा। पवन और सौर ऊर्जा भी क्या होगा, संभावी संसाधन। क्या होगा, संभावी संसाधन। उसके बाद विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर, उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। जैसे कि अभी कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कौन संसाधन में आ जाएगा, विकसित संसाधन। कौन संसाधन में आएगा, विकसित संसाधन में। उसके बाद भंडारण, तो वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जाता। यानी भंडारण संसाधन मतलब जिसका हम अभी तक तकनीक उपयोग से, तकनीकी माध्यम से उपयोग में अभी तक नहीं ला सके, उसको कौन संसाधन कहेंगे, भंडारण। क्या कहेंगे, भंडारण। उसके बाद संचित कोष संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। हम संसाधन नियोजन, अब किस पे चर्चा करेंगे, संसाधन नियोजन। यानी संसाधन अब क्या हो गया, खत्म। अब किस पे चर्चा करेंगे, संसाधन नियोजन। ध्यान से देखो और सुनो, सब याद हो जाएगा। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन। यानी कहने का मतलब है संसाधन का जो विवेकपूर्ण उपयोग करें, यानी फालतू का नहीं, जो काम का है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, काम नहीं तो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, संसाधन नियोजन। तो परिभाषा में इसका होगा कि संसाधन का विवेक पूर्ण उपयोग, विवेक पूर्ण उपयोग क्या कहलाएगा, उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया संसाधन नियोजन। उसके बाद क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण जो है क्या होता है कि संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये बात तो जान गई। यानी संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है, संसाधन संरक्षण।
यानी संसाधन संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन किसमें आएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गया? उसके बाद संसाधन के विवेकहीन और संसाधन के विवेकहीन और संसाधन के विवेकहीन अति उपयोग के कारण अति उपयोग के कारण अति उपयोग के कारण क्या होता है? संसाधन संरक्षण जरूरी है। क्या है? संसाधन संरक्षण जरूरी, ठीक है। उसके बाद 1968 में कहा, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत किया था। संसाधन संरक्षण की वकालत की, संसाधन संरक्षण की वकालत, यानी कहने का मतलब है कि संसाधन संरक्षण यानी संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जितना काम है उतना काम किए, जितना बच रहा है उसको सही से हम क्या किए, रख लिए, ताकि फिर हमको जब काम लगे तो उसका हम उपयोग कर सके। उसी को क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण। संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण क्या है? जरूरी है। कि संसाधन इसलिए रखना जरूरी है ताकि आगा काम आ सके। फिर 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, कौन? क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत किया था। इसका वकालत किया था? संसाधन संरक्षण की वकालत किया था। ठीक है। अब इससे आगे क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक, इस बात को नोट कर लेना। स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल, स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक, स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। क्या है? सुमशेर। स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। उसके बाद जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी के विचार प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन ऐसा अगर पूछ दे कि संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी के विचार किस पुस्तक में है? किस पुस्तक में है? स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल में। किस पुस्तक में है? स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल। स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? तो सुरमेन ने लिखा, सुमशेर ने लिखा। क्या लिखा था? सुमशेर ने। स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक क्या लिखा था? सुमशेर। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम में विश्व शिखर
विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में। 1972 में किस लिए किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। किस लिए किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं पर्यावरण दिवस? तो 5 जून। कब पर्यावरण दिवस? 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। उसके बाद पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। ये सब बात याद रखना है कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था सम्मेलन। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इस सब बात को ध्यान रखना है। मेधा पाटेकर। क्या? मेघा पाटेकर का संबंध, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जो है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? संबंध इसका सुंदरलाल बहुगुणा का तो चिपको आंदोलन से होगा ना। चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। ठीक है। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन से है। किससे? वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार। किससे? वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से। किससे है? वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो, उसके बाद डाकुओं का अर्थव्यवस्था किसको कहती है? इसको आगे बताते हैं। देख, स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। अगर पूछे संसाधन संरक्षण के बारे में गांधी जी का कथन किस में है? तो स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल पुस्तक में। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग। अगर पूछे पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972। अगर पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से कब है? मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। यानी मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। संदीप पांडे का संबंध किससे है? जल संचयन से। किससे? जल संचयन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे या प्रणेता कौन थे? कौन होगा? मेधा पाटेकर। क्या होगा? मेधा पाटेकर। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। फिर पूछ लेगा कि जल संचयन कृषि के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? संदीप पांडे। अब किसका बात करेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो मानव एवं तकनीक को शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यानी कोई भी वस्तु है, उसका काम न है, गलत टाइप से उसका हम यूज कर रहे हैं, उसका हमको काम कोई नहीं। जैसे पानी हमको आधा दोल का काम है, तो हम उसका क्या करते हैं? एक दोल भर के आधा दोल कैसे काम करता है, आधा दोल को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो क्या हो गया? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यानी हम संसाधन क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे जल्दी से। मानव एवं तकनीक की
शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था करते हैं। क्या करना है? डाकुओं का अर्थव्यवस्था। डाकुओं का अर्थव्यवस्था करते। समझ में आया? क्या कहेंगे? डाकुओं का अर्थव्यवस्था। उसके बाद संसाधन के अंधाधुंध दोहन पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। यानी संसाधन का अगर अधिक से अधिक हम दोहन करेंगे तो कौन समस्या उत्पन्न होगा? पर्यावरण। देखिए, हम संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करें, जैसे वृक्ष है या पेड़, जिसको हम पेड़ बोलते हैं, अगर लगातार हम काटें और उससे घर बनाए, टेबल बनाए, कुर्सी बनाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? पर्यावरण का क्षरण होगा। यानी पर्यावरण क्या होगा? कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वायुमंडलीय प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा? फायदा या घाटा? घाटा होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा। उसके बाद है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है जो विकास पीढ़ी दर पीढ़ी हो। मतलब अभी तो है, ये है जो है, इसके बाद बेटा, उसके बाद पोता, तो सबके लिए उपयोग में आए, उसको हम क्या कहेंगे? सतत विकास। जैसे कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जाए। यानी भविष्य में भी काम आए और अभी भी काम आए, ऐसा संसाधन कौन संसाधन कहलाएगा? क्या? सतत विकास। लिखना देना है। उसके बाद 1987 में, इसमें जो है कुछ पॉइंट है, यानी 1987 में कौन आयोग आया था? ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की, ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या की थी? सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। पूछेगा सतत विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो किसने की थी? ब्रूटलैंड कमीशन। कब की थी? 1987। इसी में ब्रूटलैंड जो है, इसी कमीशन के का रिपोर्ट था। ब्रूटलैंड कमीशन का एक रिपोर्ट था। क्या नाम था रिपोर्ट का? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर किस आयोग, किस कमीशन का रिपोर्ट था? ब्रूटलैंड कमीशन का। उसके बाद हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। उसके बाद जो है एक पॉइंट और, उसके बाद इस चैप्टर का अगला पार्ट दूसरे दिन। उसके बाद क्या है? यानी सम्मेलन। क्या? सम्मेलन। उसके बाद वर्ष, उसके बाद स्थल। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब? 1992। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। आया क्यों था? तो एजेंडा 21। क्या आया था इसमें? एजेंडा। क्या आया था? एजेंडा। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन।
कब हुआ था? 1997। कब हुआ था? 1997। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका। इसमें क्या हुआ था? तो +5, उसके बाद क्यूटो, उसके बाद ग्रीन हाउस, उसके बाद ग्रीन हाउस और विश्व पर्यावरण। क्या? विश्व पर्यावरण। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में इतने बातों पर चर्चा किया गया था। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ तक हो गया है, यानी संसाधन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है तो अगले क्लास में। ठीक है, इतना क्या करना है? रिवीजन करना है।